हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने लॉक के कुछ सिद्धांतों के बारे की बात की थी और आज हम लॉक के राज्य संबंधी विचार और शासन संबंधी विचारों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम है जॉन लॉक के राज्य संबंधी विचार। तो लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। उनका मानना था कि उस समय जो राज्य बना तो उसमें एक संविदा के आधार पर सभी ने एक सामाजिक समझौता किया और राज्य की स्थापना की। और लॉक के यहाँ पे लोक लिखा गया है तो ये लॉक होगा। लॉक के राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। यहाँ पर ये हम अच्छी तरह से जान लें कि लॉक के राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता का कल्याण करना था। लॉक ने जिस राज्य की बात की है वह जनता के लिए है, न कि जनता राज्य के लिए। और फिर नेक्स्ट है लॉक के राज्य का आधार जनता की सहमति है। उनका मानना है कि राज्य की स्थापना तभी होगी जब जनता इसमें सहमत होगी। फिर आधे देखिए सब जगह यहाँ पर लोक हो गया है तो आप इसे ये कर लीजिएगा कि लॉक है। लॉक के द्वारा प्रतिपादित राज्य एक वैधानिक राज्य है। तो वैधानिक राज्य का मतलब होता है कि लॉक का राज्य कानून के शासन पर आधारित होगा। फिर नेक्स्ट है लॉक के राज्य का में विधि का शासन है। तो विधि का शासन है वही मतलब हुआ कि यहाँ पे कानून की विशेष महत्ता होगी, विधि का शासन होगा। यहाँ पे हम इस बात को बता सकते हैं कि लॉक का राज्य हॉब्स की भांति निरंकुश नहीं है और ये विधि के शासन पर आधारित है। फिर आते हैं लॉक के राज्य कार्य सीमित एवं नकारात्मक है। लॉक का जो राज्य है वह सीमित एवं नकारात्मक है। इसका अर्थ यह हुआ कि लॉक का राज्य केवल कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने जैसे नियोजनात्मक कार्यों को संपादन करता है तथा ज़्यादा उस पर ही जोर देता है। फिर आगे आते हैं लॉक के राज्य को उदारवादी राज्य भी कहा जाता है। उदारवादी राज्य से हमारा तात्पर्य यह है कि लॉक का राज्य जो है उसके राज्य का आधार जनता की सहमति है। उसका उद्देश्य जनता का कल्याण है। वह सहिष्णु व मर्यादित है तथा वह जनता को विशेष परिस्थितियों में विद्रोह करने की अधिकार देता है। इसका मतलब कि अगर राज्य सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो राज्य को वहाँ पर भंग भी किया जा सकता है जनता की सहमति से। फिर आते हैं नेक्स्ट लॉक सहिष्णु राज्य की स्थापना करता है। सहिष्णु राज्य की स्थापना करता है, इसे सहिष्णु राज्य भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सहिष्णु राज्य के नामकरण के पीछे का कारण यह है कि लॉक के राज्य में विभिन्न धर्मावलंबियों के विचारों का आदर किया जाता है। मतलब अनेक अनेक धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं तो सबका वहाँ पे मान रखा जाता है और सबको महत्व एक समान दिया जाता है। फिर हम आगे आते हैं लॉक के शासन संबंधी विचार पे। तो लॉक के शासन संबंधी विचार की अब हम बात करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है लॉक ने शासन और तथा सरकार की स्थापना में व्यक्ति के सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है और निरंकुश शासन की समाप्ति के बात पर जोर दिया है। तो वे निरंकुश शासन की बात पर जोर देते हैं और उनका मानना है कि जो लॉक का समझौतावादी सिद्धांत का तार्किक ढंग से प्रतिपादन उन्होंने किया है और निरंकुश शक्तियों को परंपरागत धारणा में व्यापक परिवर्तन उन्होंने कर दिया है। लॉक ने शासन या सरकार की स्थापना में व्यक्ति को सर्वस्व मानते हुए निरंकुश शासन की समाप्ति करने का प्रयास किया है। फिर आते हैं नेक्स्ट में लॉक सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य द्वारा राज्य के निर्माण और सरकार की अधीनता स्वीकार किए जाने का महान और मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति का सुरक्षा का अधिकार। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर व्यक्ति राज्य का निर्माण अगर कर रहा है और उसकी अधीनता को स्वीकार करा तो उसका सबसे प्रमुख कारण है अपनी संपत्ति की सुरक्षा। फिर नेक्स्ट है लॉक के सरकार के 3 कार्य बताए हैं। तो इसमें हम जैसे एक विधायिक कार्य हुआ, कार्यपालिका कार्य हुआ, न्यायपालिका कार्य। तो सर्वप्रथम विधायिका कार्य में हम देख लें कि न्याय, अन्याय एवं समस्त विवादों के निर्णय के लिए सामान्य मापदंड निर्धारित करने संबंधी विधायिका कार्य होगा। फिर आते हैं हम आगे समाज और नागरिकों की रक्षा करने के लिए तथा युद्ध की घोषणा करने, शांति स्थापना करने तथा दूसरे राज्यों के विदेशी संबंध स्थापित करने के लिए कार्यपालिका होगा। तो ये सब जो है कि समाज में अगर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए तथा युद्ध में तथा दूसरे देश से जो युद्ध हो रहे हैं उनसे शांति स्थापना करने के लिए विदेशी राज्यों से अच्छा संबंध स्थापित करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा।
फिर नेक्स्ट है निश्चित कानूनों के द्वारा जनता के पारस्परिक झगड़ों का समाधान संबंधी न्यायिक कार्य होगा। अर्थात यह है कि यह न्यायपालिका के कार्य होगा जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों का पालन करना होगा और पारस्परिक झगड़ों का समाधान करने का कार्य भी न्यायिक पालिका करेगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, लॉक में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका संबंधित कार्यों को सरकार के 2 शाखाओं को सौंपा है, वो है व्यवस्थापिका और यह कार्यपालिका। तो इसका मतलब यह हम कह सकते हैं कि जितना भी ये तीनों इन्होंने दिया, ये इसके बारे में भी यह कह सकते हैं कि उपयुक्त वर्णित कार्यों को एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत हैं। ये सब जितने भी कार्य हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे से विपरीत हैं, जिसे पूरा करने के लिए विभिन्न गुणों और क्षमताओं की आवश्यकता है। अतः उन कार्यों को अलग अलग शाखा या व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। इस कारण लॉक ने कार्यों के सरकार के 2 शाखाओं की स्थापना की है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, लॉक संविदा द्वारा सरकार के निर्माण का सिद्धांत का प्रतिपादित करता है। इसका अर्थ भी यही हुआ कि वह सरकार के निर्माण सिद्धांत में भी एक सामाजिक समझौते की बात करता है जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहमति से करेगा। फिर आते हैं हम आगे, लॉक ने संविदा के बदले ट्रस्ट के विचार को रखकर जनता का सर्वोच्चता का सिद्धांत को रखा है, सर्वोच्चता के सिद्धांत को रखा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लॉक ने समाज और सरकार के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए समझौते के बदले ट्रस्ट शब्द का भी प्रयोग किया है और सरकार को ट्रस्ट से तमाम शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसमें उन्होंने ट्रस्ट को एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने की शक्ति प्रदान की है। फिर आते हैं हम, लॉक ने सरकार के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है, प्रजातंत्र, अल्पतंत्र और राजतंत्र। प्रजातंत्र में सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि समाज या बहुमत अपनी शक्ति का प्रयोग समय समय पर कानून बनाने और उनको मूर्त रूप देने हेतु कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए करता है तो सरकार का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं अल्पतंत्र, यदि समाज या बहुमत अपनी विधायी शक्तियाँ कुछ चुने हुए व्यक्तियों को सौंप देता है तो सरकार को उस स्वरूप को अल्पतंत्र का नाम दिया जाता है। और फिर हम नेक्स्ट में आते हैं, वो है राजतंत्र। तो राजतंत्र में यदि एक व्यक्ति को समाज या बहुमत अपनी विधायी शक्ति सौंप देता है तो सरकार का स्वरूप राजतंत्रात्मक होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं, जॉन लॉक प्रजातंत्र को सरकार का सबसे अधिक सर्वोत्तम रूप मानता है। ऐसा क्वेश्चन में भी आ सकता है कि लोकतंत्र सबसे अधिक सर्वोत्तम रूप किसे मानता था सरकार का, तो हम याद रखेंगे कि प्रजातंत्र को सबसे सर्वोत्तम रूप मानता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये लॉक विचारक के मैंने सारे अच्छे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या कर दी है। अब हम नए वीडियो में नए विचारक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।